+2 उच्च विद्यालय जरीडी गिरिडीह में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया था कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चला, पंचवर्षीय योजना कब कब स्टॉप किया और उससे क्या किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे फोकस किया गया। आज हम पंचवर्षीय योजना खत्म करने के बाद एग्रीकल्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। तो सबसे पहले हम कृषि पर फोकस करेंगे। तो जिस समय 1950 से देखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90। तो कृषि देखेंगे। तो जिस समय मेरा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय थी। भारत के लोग बहुत ही कष्ट में थे। उन लोगों के पास खाद्यान्न की कमी थी, यानी कि खाद्यान्न के लिए भी हमें दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता, क्योंकि यहाँ जब अंग्रेज आया था तो अंग्रेज आने के बाद भारतीयों का वो हर तरह से शोषण किया था। आर्थिक रूप से इतना शोषण किया था कि भारतीय लोग बहुत गरीब हो गए और गरीब होने के चलते उन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। तो जब पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होने के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे फोकस किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पे फोकस किया गया था। उसके पहले हम बता देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्र में बटा हुआ है। कितने क्षेत्रों में बटा हुआ है? 3 क्षेत्रों में। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र, फर्स्ट क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंड द्वितीय क्षेत्र और थर्ड तृतीय क्षेत्र। ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ? वैसा क्षेत्र जहां पे प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, जहां पे प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वन आदि। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वैसे क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, खनन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र है जहां पे वस्तुओं का विनिर्माण होता है। क्या होता है? वस्तुओं का विनिर्माण होता है, अर्थात वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होता है और वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होकर के उसे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? उद्योग धंधा। जैसे पहले बांस ये सब था, तो वो मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन उसी बांस से जब हम एक कागज तैयार किया और ये प्रिंट तैयार किए तो ये मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो गए। तो ये जब बांस से ये किताब बना, तो ये जो जिस प्रक्रिया में गुजरा, वो उद्योग में प्रक्रिया में गुजरा, तो उसे हम लोग द्वितीय क्षेत्र करते हैं। जैसे ये शर्ट हो गया, ये पहले कपास था, कपास का पौधा से फिर उसको स्वरूप में परिवर्तित करके एक कपड़ा का रूप दिया गया, तो ये मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो गया। तो जितने भी हम कर सकते हैं उद्योग धंधे, जितने भी उद्योग धंधे हैं, वे सारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में कौन आते हैं? वैसे क्षेत्र जिसमें जहां पे वस्तुओं का विनिर्माण होता है, अर्थात वस्तुओं के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन होने के बाद क्या होता है? पहले से वो ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है।
तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या हुआ? वैसे क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट करता हो, यानी मदद करता हो। जहां पे प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जो मदद करता हो उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आएगा यातायात, संचार, बैंक, बीमा आदि। ठीक है, यातायात, संचार, बैंक, बीमा आदि। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्लियर हो गया। प्राथमिक क्षेत्र जहां पे इसमें आ गया कृषि, वन, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग धंधे और तृतीयक क्षेत्र में बैंक, बीमा, यातायात आदि। ठीक है, इसके बाद हम कृषि पे आते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को पहले अभी बता चुके हैं कि कृषि की अवस्था बहुत ही दयनीय थी। यानी कि जिस समय मेरा देश आजाद हुआ था उस समय जनसंख्या कम होने के बाद भी उस समय खाद्यान्न की भारी कमी थी। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ हुआ तो उसमें जो हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था, उसमें कृषि पे फोकस किया गया था। उसके लिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पे फोकस किया गया था, यानी सिंचाई सुविधाओं पे फोकस किया गया था। तो कृषि मतलब जिस समय मेरा देश आजाद हुआ उस समय खाद्य पदार्थ की भारी कमी थी। लेकिन सरकार के अथक प्रयास के द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुआ और आज हम लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं। यानी कि हमें किसी दूसरे देश के अधीन नहीं रहना पड़ता, हम खुद से सक्षम हैं। यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। ठीक है, तो जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन में 1950-51 में 50.8 मिलियन टन का खाद्यान्न का उत्पादन होगा। ठीक है, 1950-51 में। जबकि 1990-91 में 176.4 मिलियन टन का उत्पादन, यानी कि 50 से 176, यानी कि 1990-91 यानी कि 40 साल में 3 गुना वृद्धि हुआ, 3 गुना से भी अधिक खाद्यान्न के उत्पादन। इसके अलावा 2013-14 का हम बात करते हैं तो 264.8 मिलियन टन उत्पादन। यानी कि हम देख रहे हैं कि कृषि में खाद्यान्न उत्पादन में 1950-51 के अपेक्षा 90-51 में अधिक वृद्धि हुआ और 90-51 के अपेक्षा 2013-14 मतलब खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि अधिक कैसे हो रहा है? वृद्धि में खाद्यान्न उत्पादन में जो वृद्धि हो रहा है वो वृद्धि कैसे हो रहा है? इसमें जो सबसे भारतीय प्रमुख हैं MS स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। MS स्वामीनाथन जो थे उन्हें 1987 ईस्वी में विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से 1987 ईस्वी में नवाजा गया। ठीक है, तो उनके प्रयास से और विश्व परिप्रेक्ष्य में नॉर्मन ब्लॉक जो थे अर्थशास्त्री उनका, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम MS स्वामीनाथन का नाम प्रमुखता से लेते हैं, क्योंकि हरित क्रांति मतलब क्या होगा? क्रांति। क्रांति का मतलब लोग समझता है झगड़ा, झंझट, युद्ध, लेकिन ऐसा नहीं होता।
क्रांति का मतलब क्या होता है? कम समय में आमूल चूल परिवर्तन, यानी कि कम समय में बहुत अधिक परिवर्तन को हम लोग क्रांति कहते हैं। जैसे इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति, तो उस तरह से वहां पे क्रांति मतलब लोग झगड़ा नहीं समझता है, लेकिन यहाँ पे अर्थशास्त्र में क्रांति का मतलब होता है कम समय में बहुत अधिक परिवर्तन। ठीक है, तो हरित क्रांति मतलब क्या हुआ? हरित क्रांति मतलब हरा, यानी खाद्यान्न के क्षेत्र में। तो खाद्यान्न के क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन होना ही हरित क्रांति है। जैसे हम लोग श्वेत क्रांति पढ़ते हैं, श्वेत यानी सादा दूध, ये दूध में पाया जाता है, मतलब दूध के क्षेत्र में होता है, यानी कि जब दूध के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई तो उसे हम श्वेत क्रांति कहते हैं। इसी तरह से नीली क्रांति जो मत्स्य क्षेत्र में है, गोल्ड क्रांति आलू के क्षेत्र में है। इसी तरह से बहुत सी क्रांति है जो कि खाद्यान्न क्षेत्रों में और खाद्य पदार्थ क्षेत्र में है। जैसे लाल क्रांति मांस और टमाटर के लिए होता है। ठीक है, तो ये सब जो क्रांति हुआ इससे अनाज के उत्पादन में होता है। वैसे जो पंचवर्षीय योजना में टारगेट किया गया था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि विकास दर था वो 3.2% और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये जो था ये 3.6%। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 3.2%, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 3.6%। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हम पिछले बता चुके थे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और सूखा आने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी कि उस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास वृद्धि दर जो थी वो पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव में हो गया था और वो 0.7% था, यानी कि पहली बार कृषि वृद्धि दर जो थी वो ऋणात्मक नहीं थी। किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि का वृद्धि दर जो था वो प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अपेक्षा बहुत ही खराब रहा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 51, सेकेंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66। तो 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी जिसमें कृषि वृद्धि दर 0.7% माइनस यानी कि नेगेटिव। तो उसके बाद फिर कृषि पे फोकस किया गया और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें फिर कृषि का दर जो होगा वो 4%, 3%। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर 3% था। ठीक है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में 3.2%, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3.6% और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो ऋणात्मक रहा उसमें 0.7% माइनस, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी हुई। और सबसे अधिक जो कृषि वृद्धि दर रहा वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रहा 4.9%, यानी कि 1992 से 97, यानी कि सबसे अधिक जो कृषि वृद्धि विकास दर रहा वो 92 से 97 के बीच रहा 4.9%। ठीक है, तो आगे हम बताएंगे कि भूमि सुधार जो कृषि में उत्पादन में जो वृद्धि हुआ उसमें और क्या क्या योगदान था। फर्स्ट योगदान था हरित क्रांति का, सेकेंड भूमि सुधार, उसमें सिंचाई सुविधाओं का भी विकास किया गया। ठीक है, तो
सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। तो उसमें 3 तरह के जो सिंचाई थे। फर्स्ट 0 से 2000 हेक्टेयर भूमि की जो सिंचाई होती थी, इसे लघु कहते हैं। दूसरा 2000 से 10,000 के बीच ये मध्यम, और तीसरा 10,000 से ऊपर। ठीक है। तो जिस मतलब सिंचाई योजना परियोजना से 2000 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती थी, 2000 हेक्टेयर या उससे कम, उसे हम लोग लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। जिससे 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर सिंचाई होती थी, उसे हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। और 10,000 से ऊपर होता है उसे हम बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। इसके अलावा किसानों को पैसे की भी दिक्कत होती थी, यानी कि साख की दिक्कत होती थी। तो 0 से लेके 15 माह तक जो ऋण मिलते हैं उसे अल्पकालीन ऋण, 15 माह से 5 साल यानी कि 60 माह तक जो ऋण मिलते हैं उसे मध्यकालीन ऋण, और 60 माह से जो ऊपर मिलते हैं उसे दीर्घकालीन ऋण। ठीक है। तो जब 15 माह से कम समय के लिए जो ऋण मिलता है उसे अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। 15 माह से 60 माह के लिए जो ऋण मिलता है उसको मध्यकालीन ऋण कहा जाता है। और जो 60 माह से अधिक के लिए ऋण मिलता है उसे दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। ठीक है। तो अल्पकालीन ऋण क्या होता है? ये बीज, खाद, कीटनाशक दवा और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको लिया जाता है। दूसरा मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन ऋण जो लिया जाता है ये छोटे मोटे औजार खरीदने के लिए, भूमि में कुछ सुधार करने के लिए ये लिए जाते हैं। और 60 माह से जो अधिक के ऋण लिए जाते हैं वो भूमि खरीदने, पुराने ऋणों की चुकता करने आदि के लिए लिया जाता है। तो अल्पकालीन ऋण किस लिए लिया जाता था? अल्पकालीन ऋण जो लिया जाता था वो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवा, बीज और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाता था। मध्यकालीन ऋण जो लिया जाता था वो खेती के उपकरण के लिए लिया जाता था, खेती में थोड़ा बड़ा सुधार करने के लिए लिया जाता था। और दीर्घकालीन ऋण जो है वो लंबे समय के लिए लिया जाता था। तो उसमें क्या होता था कि पुराने ऋणों की चुकता करने के लिए, महंगा उपकरण खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, ये सब के लिए, और पुराने ऋणों की चुकता करने के लिए लिया जाता है। ठीक है। इसके पहले कृषि में जमींदारी प्रथा। क्या थी कृषि में? जमींदारी प्रथा पहले। तो जमींदारी प्रथा मतलब क्या था कि जमीन का मालिक कोई और होता था, खेती कोई और करता था। तो जैसे यहाँ पे ये किसी की जमींदारी प्रथा यानी कि इतने जमीन पे उसका कब्जा है। ठीक है। यहाँ पे एक किसान को दे दिया खेती करने के लिए, इस तरह से वहाँ पे अपने क्षेत्रों में अलग अलग किसानों को खेती करने के लिए भूमि दे देती थी और इन लोगों से लगान वसूल करता था। और लगान वसूल करके कुछ भाग जमींदार स्वयं रख लेता था और कुछ भाग वो सरकार को देता था।
यानी कि सरकार और कृषक के बीच वो मध्यस्थता का काम करता था। सरकार और कृषक के बीच मध्यस्थता का काम करता था। तो वो क्या करता था, जमींदार का एकमात्र उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना, इसलिए वो किसानों से बोली लगवाता था और जो अधिक लगान देता था उसको वो भूमि दे देती थी। और यहाँ पे सरकार को फिर कम देता था और किसान से अधिक लेकर के सरकार को कम देता था और अपने माला माल होता था। तो इस व्यवस्था से क्या होता था, किसान लोग जो थे, जो कृषक वर्ग के लोग थे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। उन्हें ये हमेशा डर रहता था कि अगर सही मात्रा में लगान न देंगे तो मेरी भूमि से मुझे बेदखल कर दी जाएगी, जिसके चलते क्या होता था कि वो लगान अधिक देने के चलते वो उनको फायदा कम होता था और इसलिए वो भूमि सुधार पे ध्यान नहीं दे पाते थे। सिर्फ वो चाहते थे कि अनाज का अधिक से अधिक उत्पादन हो और भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया जाता था। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होने से क्या हुआ कि किसान लोगों की अपनी जमीन हो गई, उनकी जो असुरक्षा की भावना थी वो खत्म हो गई, इससे भी कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ। इसके अलावा दूसरा था, जब किसान अनाज का उत्पादन करता था तो जब ज्यादा उत्पादन हो जाने से उसे डर होता था कि बाजार में बिकेगा नहीं, बेचने की समस्या होती थी। लेकिन इसका क्या हुआ कि न्यूनतम समर्थित कीमत तय करती है सरकार। क्या करती है? न्यूनतम समर्थित कीमत। तो इससे क्या होता है कि किसान को एक भरोसा होता है कि जब कोई नहीं लेगा माल तो मेरा माल सरकार ले। यानी कि एक न्यूनतम समर्थित कीमत क्या है कि एक कीमत तय कर लेती है। मान लीजिए धान का 12 रुपए कीमत तय कर दिया, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम अगर सरकार तय कर दी है तो किसान बेफिक्र होता है कि 12 रुपए से अगर ऊपर कोई देगा, 12 रुपए से कोई ऊपर देगा तभी हम बेचेंगे, और अगर 12 रुपए से नीचे देगा तो फिर हम सरकार को देंगे। तो इससे क्या होता है कि कृषकों में, किसानों में सुरक्षा की भावना जागृत होती है। इसके अलावा भूमि की अधिकतम सीमा को निश्चित किया गया, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके पास भूमि बहुत अधिक मात्रा में थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास भूमि बहुत ही कम मात्रा में थी या नहीं थी, भूमिहीन थी। तो सरकार ने एक भूमि की उच्चतम सीमा तय की और यह बताया कि जिसके पास से अधिक, इस सीमा से अधिक भूमि है वो भूमि छोटे किसानों या जो भूमिहीन लोग हैं उनको वितरित कर दे ताकि वो खेती कर सके और उत्पादन में वृद्धि हो। तो ये भी चीज था। इसके अलावा जो था ये अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण जो था ये हर राज्य में सफल नहीं रहा, क्योंकि वहां के सरकारों की रवैया उतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये केरल और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा सफल। इसके बाद एक होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी कृषक अब जो अनाज का उत्पादन खाने के लिए करता है तो उससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कृषक खाने के अलावा बेचने के लिए उत्पादन करता है तो उसे हम लोग विपणित अधिशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विपणित अधिशेष। यानी कि यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अपना उपभोग करने के बाद जो बाजार में वो बेच सके उसे हम लोग विपणित अधिशेष कहते हैं। तो जो हरित क्रांति था वो सबसे अधिक गेहूं में सक्सेस रहा और उसमें भी हरियाणा और पंजाब ये दो राज्यों में हरित क्रांति ज्यादा सक्सेस हुआ और वो भी गेहूं के उत्पादन में। अन्य उत्पादनों में भी हुआ लेकिन गेहूं की तुलना में बहुत ही कम हुआ। तो कृषि के बारे में हमने ये देखा। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? सबसे फर्स्ट कि कृषि वृद्धि दर तीसरी पंचवर्षीय योजना में नेगेटिव रहा, ऋणात्मक।
जबकि सबसे अधिक जो कृषि वृद्धि दर हुआ वो 1992-97 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। और अभी हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसके अलावा उद्योग, अब हम पढ़ेंगे उद्योग। तो कृषि में हमने देखा कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, जिसके चलते हम आत्मनिर्भर हो गए। और इसमें और वृद्धि करने के लिए 1987 में ट्राइफेड स्टार्ट किया गया था। उसमें क्या था कि जो आदिवासी समुदाय के लोग थे उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए ट्राइफेड का शुरुआत किया गया था। इसके अलावा 1982 में नाबार्ड स्टार्ट किया गया था। नाबार्ड क्या था कि वो बैंकों को वित्तीय शक्ति देता था कृषि क्षेत्रों के लिए। अब हम उद्योग पे आते हैं। तो उद्योग में जिस समय मेरा देश अंग्रेजों के आने के पहले भारत में उद्योगों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। अंग्रेजों के आने के पहले भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, लघु उद्योग, उनकी स्थिति अच्छी थी। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद भारत एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेज पर निर्भर हो गया। अंग्रेज यहाँ से क्या करते थे कि कच्चा माल भारत से वो अपने देश ले जाते थे और वहां से निर्मित माल वो फिर भारत लाते थे। क्योंकि औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में हुई थी तो औद्योगिक क्रांति के कारण उन्हें बहुत अधिक मात्रा में कच्चा माल की आवश्यकता थी। उन्हें भारत से पूर्ति होता था और अपने उद्योगों में उत्पादित माल को बेचने के लिए उन्हें बाजार की आवश्यकता थी। और इतने बड़े देश भारत में उनका कब्जा होने के चलते आसानी से उनका बाजार मतलब मिल जाता था। भारत में वो अपना उत्पादित माल को बेचते थे। तो जब वो कच्चा माल ले जाते थे तो उनकी सोच क्या थी, वो तो यहाँ बिजनेस करने मतलब व्यापारी करने के लिए आए थे। तो व्यापार करने के लिए जब आए थे तो वो यहाँ चाहते थे कि कम से कम में हम कच्चा माल उठाएं और अधिक से अधिक निर्मित माल हम अधिक से अधिक मूल्यों पे बेचें ताकि लाभ अधिक हो। इस कारण भारतीयों का बहुत ही शोषण होता था और भारत के जो उद्योग थे उस बड़े बड़े उद्योगों के सामने टिक नहीं पाए और भारत जो पहले आत्मनिर्भर था वो धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में फंसते चला गया। और इस तरह से फिर भारत क्या हुआ कि एक तरह से कह सकते हैं कि भारत की औद्योगिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो 1947 में स्वतंत्र होने के बाद सर्वप्रथम 1948 में एक औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 1948 में एक औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और ये औद्योगिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पे कायम, यानी कि ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को मिला के चलने वाला था। लेकिन इसमें बहुत ही अधिक सफलता नहीं मिली, जिसके चलते पुनः 1956 में दूसरी नई औद्योगिक नीति को लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद प्रथम औद्योगिक नीति 1948, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956। इसमें समाजवाद पर फोकस किया गया, यानी सार्वजनिक उद्योगों पे ज्यादा ध्यान दिया गया और उद्योगों पे एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार का कब्जा अधिक रहा और निजी उद्योगों को एक तरह से कह सकते हैं कि लाइसेंसिंग प्रणाली के द्वारा और बहुत कुछ मतलब से निजी उद्योगों को एक तरह से टैक्स बढ़ा करके और सार्वजनिक उद्योगों को संरक्षण दे करके सार्वजनिक उद्योगों को बढ़ाने का काम किया जाता था। बहुत से उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, यानी कि वैसे उद्योग निजी व्यक्ति या निजी संस्था चाह के भी नहीं खोल सकता। तो द्वितीय औद्योगिक नीति जो 1956 में थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। किस पे आधारित थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इसके अलावा 1977, 1980, 1980 और 1990 और 1991, यानी 1, 2, 3, 4, 5,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 6 औद्योगिक नीति को लागू किया गया है, लेकिन मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम औद्योगिक नीति, द्वितीय औद्योगिक नीति और 1991 की औद्योगिक नीति, ये 3 औद्योगिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 77, 80 और 90 की औद्योगिक नीति में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन ये मुख्यतः 1956 की औद्योगिक नीति जैसा ही है। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति में मनमोहन सिंह के द्वारा बताया था आप लोगों को कि एलपीजी की शुरुआत की गई थी। इस नीति में क्या था कि ये नीति बहुत ही उदारवादी नीति निजी क्षेत्रों के लिए, और 1956 की जो औद्योगिक नीति थी ये समाजवादी व्यवस्था पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो हम यहाँ पे 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो 30 अप्रैल 1956 को दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। 30 अप्रैल 1956 को यह औद्योगिक नीति समाजवाद के सिद्धांतों पे आधारित था। इसमें इस औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योग पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। कुटीर उद्योग क्या होता है? जो छोटा छोटा उद्योग होता है जो घरों में ही प्रारंभ किया जाता है, घर के सदस्यों के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और लघु उद्योग छोटा उद्योग होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ वैसे मजदूर भी काम करते हैं जो कि काम के बदले में पैसा देते हैं। लेकिन कुटीर उद्योग क्या होता है? घर के परिवार के सदस्य लोग मिल करके कार्य करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग का मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें ये दोनों उद्योग जो लघु एवं कुटीर उद्योग ये सर्व प्रधान उद्योग होते हैं। एक क्या होते हैं? सर्व प्रधान होते हैं। इसमें श्रमिकों को प्राथमिकता दिया जाता है। लेकिन जो वृहद उद्योग होते हैं वो पूंजी प्रधान उद्योग होते हैं, क्योंकि उसमें पूंजी की प्रधानता होती है। तो लघु एवं कुटीर उद्योग को इसमें प्राथमिकता दिया गया, उनको प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया। तो इससे क्या होता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग जब अधिक मात्रा में खुलेंगे तो लोगों को बेरोजगार कम होना पड़ेगा, बेरोजगारी की समस्या कम होगी और रोजगार अधिक से अधिक संख्या में मिलेंगे। इसके अलावा इसमें क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय असमानता यानी कि कुछ राज्य हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा विकसित राज्य है, जबकि कुछ राज्य पिछड़ा राज्य। एग्जाम्पल स्वरूप झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में हम देखते हैं कि बहुत कम उद्योग धंधे हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली आदि राज्यों में, बंगाल आदि राज्यों में क्या है? बहुत अधिक उद्योग। तो वहां पे बहुत अधिक उद्योग होने के चलते क्या है कि वो सब जगह विकसित है, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ये सब राज्य पिछड़ा हुआ है। तो सरकार ने इस औद्योगिक नीति में क्या कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उस पिछड़े क्षेत्रों में क्या करेंगे कि उद्योग खोलेंगे, और जो निजी उद्योग भी खोलेगा उसे प्रोत्साहन देंगे, यानी कि उसमें टैक्स में कमी करेंगे और बहुत तरह से छूट देंगे ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग खोले और क्षेत्रीय असमानता कम किया जा सके। इसके अलावा तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवा। तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाएं क्या है कि मजदूरों को ट्रेंड किया जाए। क्या किया जाए? ट्रेंड किया जाए। जैसे कि मजदूर मतलब लोग किसको समझते हैं? जो लेबर का काम करता है, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र में जो कार्य करता है वो मजदूर है। जैसे कि एक टीचर, जैसे हम भी मजदूर हैं। मजदूर दो तरह के होते हैं, एक शारीरिक श्रमिक और एक मानसिक श्रमिक। शारीरिक श्रमिक जो शरीर से काम करते हैं और मानसिक श्रमिक जो दिमाग से काम करता है। तो शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि की श्रमिक को लोग मानसिक श्रमिक कहते हैं, और जो शरीर से काम करता है उसे लोग शारीरिक श्रमिक। ठीक है? तो इसमें क्या था कि तकनीकी और प्रबंधकीय सेवाएं,
यानी कि लोगों को तकनीकी रूप से ट्रेन करना, यानी ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें नए आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करना और उसे उन्हें प्रशिक्षण देना ताकि वो आसानी से उसको अपना सके। इसलिए बहुत से ITI जो है कॉलेज है और बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है उसको प्राथमिकता दिया गया ताकि वो काम आसानी से कर सके। इसके अलावा औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण, श्रम कल्याण पे फोकस किया गया। किस पे फोकस किया गया? श्रम कल्याण पे, क्योंकि श्रम जब स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे तो वो अधिक काम करेंगे। तो श्रम को का कल्याण के लिए श्रम के बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष सुविधा दिया गया। श्रम के परिवार वर्गों को इलाज के लिए बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया। उसे रहने के लिए क्वार्टर देने का व्यवस्था किया गया ताकि सब खुशहाल रहेगा तो कार्य अधिक करेगा। तो इस तरह से 1956 की नीति काम कर रही है। लेकिन 1956 की जो औद्योगिक नीति बनी उसमें देखा गया कि अब सफलता कम मिल रहा है। तो 1991 में मनमोहन सिंह ने एक नई औद्योगिक नीति को अपनाया जिसे हम उदारवादी औद्योगिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारवादी औद्योगिक नीति, यानी कि उसमें हर क्षेत्र को उदार बनाया गया, जिसमें LPG जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ये 3 चीज पे फोकस किया गया जिसे हम लोग नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा व्यापार जो सेवा क्षेत्र में आता है, व्यापार नीति, उस समय जो व्यापार नीति थी वो आयात प्रतिस्थापन की थी। आयात प्रतिस्थापन यानी कि जो आयात और निर्यात क्या होता है उसको हम बता देते हैं। जब मेरे देश इंडिया से कोई भी माल विदेश में बेचते हैं तो वो हो गया निर्यात, और जब दूसरे देश से माल मेरे देश में आता है तो वो हो गया आयात। तो जब मेरे देश से अधिक माल विदेश में बेचेंगे तो इनकम अधिक होगा, यानी कि निर्यात में फायदा होता है। लेकिन जब दूसरे देश से अधिक हम मंगाएंगे तो उससे हम आयात करते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? देश की स्थिति बहुत ही खराब होगी। तो इसलिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाया गया कि आगे के आयात को कम से कम किया जाए। तो आयात को कम से कम करने के लिए प्रयास क्या किया गया कि फर्स्ट प्रयास प्रशुल्क, यानी कि जो आयातित वस्तु था उससे टैक्स अधिक लगा दिया गया। आयातित वस्तु पे टैक्स अधिक लगा दिया गया। तो आयातित वस्तु पे टैक्स अधिक लगा दिया गया, वो सामान महंगा हो गया। तो महंगा हो गया तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, तो कम बिकेगा। तो कम बिकेगा इसका मतलब कम आयात होगा। और जो घरेलू उद्योग थे तो वैसे उद्योगों को संरक्षण दिया गया, यानी कि उसमें के टैक्स में कमी किया गया। तो टैक्स में कमी किया गया तो क्या होगा? लागत कम होगा, और जब लागत कम होगा तो क्या होगा? लागत कम होगा तो उसको हम विदेशी बाजारों में कम पैसे में बेचेंगे, कम कीमत पे बेचेंगे, और कम कीमत में बेचेंगे तो अधिक बिकेगा, तो निर्यात अधिक होगा। और आयातित सामानों पे टैक्स बढ़ाने से आयात कम होगा। तो सरकार की नीति थी कि निर्यात को बढ़ाना है और आयात को कम करना है, और आयात को कम करके हम अपने देश में उत्पादित सामानों को बढ़ाना है, उत्पादित मात्रा को बढ़ाना है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन सके, देश की स्थिति मजबूत हो सके। इसके अलावा कोटा क्या कोटा मतलब क्या होता है कि फिक्स, जैसे कि राशन दुकान जो होता है पीडीएस, इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा क्या होता है कि पहले किरासन तेल, आज भी किरासन तेल जो मिलता है वो कोटा रेट मिलता है, यानी कि एक फिक्स है मात्रा की इतना ही सबको मिलेगा, उससे अधिक किसी को
नहीं मिलता है। तो इसके पहले सीमेंट जो था, चीनी जो था, वो सब फिक्स मात्रा में मिलता था ताकि हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो सके। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने जो हमने देखा, क्या देखा? पंचवर्षीय योजना के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आता है? फर्स्ट कि पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, मतलब कब से कब तक चला था? किस पंचवर्षीय योजना में किस चीज पे फोकस किया गया था? कृषि में उत्पादन में वृद्धि कैसे हुआ? हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति से कितना सफल हुआ, यानी कि हरित क्रांति से कृषि में हम लोग कितना आत्मनिर्भर हुए। ठीक है, हरित क्रांति मतलब कि कृषि में हम कितना आत्मनिर्भर हुए। उद्योगों की स्थिति में क्या सुधार हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है? ठीक है,